तो आज बच्चों में पढ़ाने जा रही हूँ हंटर कमीशन। ये हंटर कमीशन इससे पहले मैंने गुटका घोषणा पत्र आपको पढ़ाया था। अच्छा। अब मैं पढ़ा रही हूँ हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 में आया था। इसमें इसकी डेट भी लिख ली, 3 फरवरी 1882। 3 फरवरी 1882 में हंटर कमीशन आया था। इसकी कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य सर विलियम हंटर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये हंटर कमीशन किसके नाम पर जो है इनका हंटर कमीशन नाम पड़ा, तो सर विलियम हंटर के नाम पर, सर विलियम हंटर के नाम पर इनका इस आयोग का नाम जो है क्या पड़ा, हंटर कमीशन पड़ा। ठीक है। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे। 20 सदस्य। ठीक है, 20 सदस्य थे इसमें। इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं, इसको हंटर आयोग भी कहते हैं। इसमें 20 सदस्य थे टोटल। ठीक है। इसमें जो है सदस्य में कौन कौन से थे, जिन भारतीय सदस्यों को, इनमें से 7 जो है भारतीय सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया था। कौन कौन से थे इसमें, सर सैयद महमूद, श्री भूदेव मुखर्जी, श्री आनंद मोहन बोस, पीके तेलंग, सीपी रंगानंद मुदालियर, महाराज जितेंद्र टैगोर, हाजी गुलाम। ठीक है। इनमें कुछ भारतीय सदस्य थे। 20 में से 7 भारतीय, 7 क्या थे, भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्य। ठीक है। अब इसमें जो है कैसे इसकी स्थापना हुई इस आयोग की, इसको भी समझ लीजिए आप। इसके कार्य क्षेत्र व उद्देश्य क्या क्या थे, इसको भी हम लेंगे इसमें। तो इसमें जो है हंटर आयोग का कार्य क्षेत्र व उद्देश्य इसके क्या क्या थे। इसमें पहला उद्देश्य था कि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च व माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना। किसकी, उच्च व माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना, और साथ में प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना। दूसरा था इसमें उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं वृद्धि के लिए सार्थक सुझाव, प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्थक सुझाव। ठीक है। और प्राथमिक शिक्षा में राजकीय विद्यालयों के योगदान की समीक्षा करना। प्राथमिक शिक्षा में विद्यालयों के योगदान की समीक्षा करना, ये भी इसमें था। और क्या थे इसके, 3 तो ये हो गए, और बाकी और बताती हूँ। 5 थे इसके उद्देश्य। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। तभी इसको प्रारंभिक शिक्षा में लिया गया है, हंटर कमीशन को आपके कोर्स में है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की, चौथा है मिशन स्कूलों की स्थापना। मिशन स्कूलों की भूमिका की जांच करना, और
शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकारी नीति का निर्माण करना। पांचवा था इनका जो है इसमें शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नीति किस तरह की जो है काम करनी चाहिए उस पर भी इन्होंने जोर दिया था। उसके बाद इनकी संस्तुतियां एवं सुझाव क्या हैं? हंटर आयोग की शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नीति पर, मिशन स्कूलों पर, प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए समीक्षा करना, वो भी इनका एक तरह से उद्देश्य था। और क्या था? विद्यालयों की स्थापना, मिशन स्कूलों की स्थापना, ये सारी चीजें इनके उद्देश्य में शामिल है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसकी संस्तुतियां व सुझाव क्या क्या थे, कहाँ कहाँ काम होना चाहिए। हंटर आयोग की संस्तुतियां व सुझाव क्या थे? पहला तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जो है काफी काम किया था, ये आपको याद रखना होगा। प्राथमिक शिक्षा पर जो काम किए थे वो जो है बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इसमें इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की नीति के बारे में कहा था और प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जैसे प्राथमिक शिक्षा की नीति के लिए इन्होंने क्या क्या बिंदु स्पष्ट किए कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। उद्देश्य क्या होना चाहिए? जन शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। उच्च शिक्षा को सीढ़ी मात्र न माना जाए बल्कि जन शिक्षा का प्रचार किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम इन्होंने देशी व क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से, देशी व क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने के लिए कहा था। और इन्होंने कहा था कि इनके विषय में शिक्षा के प्रचार के जन सामान्य संबंधी व्यवहारिक विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। राजकीय दायित्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें, ये भी बताया था इन्होंने। राजकीय सेवाओं से संबंध होना चाहिए। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का निम्न वर्गों के लिए भी विशेष प्रयास किए थे। निम्न वर्गों के लिए विशेष प्रयास भी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने? प्राथमिक शिक्षा का संगठन कैसा हो, संगठन इन्होंने क्या बताया था? प्राथमिक शिक्षा का संगठन कैसा हो, ये भी इनमें जो है महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया था कि इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा के संगठनात्मक प्रारूप का अनुकरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व नगर पालिकाओं तथा जिला परिषद को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? जिला परिषद को सौंप दिया था। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रबंध स्थानीय निकायों के जो है अधिकार क्षेत्र में आ गया था तथा इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अपने उत्तरदायित्व की तिलांजलि दे दी थी। ये इसमें महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम इन्होंने क्या क्या बताया? प्राथमिक शिक्षा का संगठन बताया कि जो है किस तरह से होना चाहिए, और प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए इन्होंने बताया था। भौतिक विज्ञान या भौतिकी, ठीक है, चिकित्सा, बही खाता, और कृषि।
चीज इन्होंने महत्वपूर्ण बताई थी इसमें। इसकी जो है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, भौतिकी हो और क्षेत्र मिति भी बताई थी इन्होंने। ये प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए ये बताया था। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था कैसी हो ये भी बताया था कि प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा कोष एक होना चाहिए, का निर्माण होना चाहिए और इस कोष को धनराशि के निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा के विकास में व्यय करना अनिवार्य कर दिया। उसके बाद इन्होंने बताया कि शिक्षक शिक्षा का शिक्षक प्रशिक्षण, ये तो हुआ प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने काफी जोर दिया था। तो जो है प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या चीजें, उसका संगठन है, उसका उद्देश्य है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा में, जिससे कि हम प्राथमिक शिक्षा के विकास में सुधार कर सकें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है इसमें इनकी संस्तुतियों में कि प्राथमिक शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का शिक्षक प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा का शिक्षक प्रशिक्षण कैसा हो ये भी इन्होंने इस पर भी जोर दिया था कि हंटर आयोग ने प्राथमिक स्तर के स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए नॉर्मल स्कूल इन्होंने बताया कि नॉर्मल स्कूल में जो है स्थापना होनी चाहिए, नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर बल दिया। इसके विकास के लिए हंटर आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतियां की, जैसे प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाए, किसका, प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाए जहां से समस्त प्राथमिक पाठशालाओं की स्थानीय मांगों की पूर्ति की जा सके। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने इस पर कहा था कि नॉर्मल स्कूल होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा था कि देसी शिक्षा पर भी जोर दिया इन्होंने, इस पर जोर दिया देसी शिक्षा। देसी शिक्षा क्या बताती है कि देसी शिक्षा के संबंध में आयोग ने बहुत जो है विस्तृत चर्चा की है। देसी शिक्षा का तात्पर्य भारत की राज्य शिक्षा पद्धति पर आधारित शिक्षा से था। देसी शिक्षा मीन्स राज्य शिक्षा। ठीक है, राज्य शिक्षा पद्धति से था। कमीशन ने इन भारतीय विद्यालयों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, क्या कहा है कि देसी पाठशालाओं की पर्याप्त सरकारी सहायता प्रदान किया जाए। ठीक है, देसी पाठशालाएं हैं, देसी पाठशालाओं को पर्याप्त सरकारी सहायता प्रदान की जाए। विद्यालयों में या पाठशालाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाया जाए, जो प्रतिबंध इनमें लगा हुआ है इनको हटाया जाए और देसी संस्थाओं को स्थानीय संस्थाओं के नियंत्रण से मुक्त किया जाए। देसी संस्थाओं के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप ना किए जाए, जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं इसमें उनमें कोई हस्तक्षेप ना हो, पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, ना हो। और शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। उसके बाद इन्होंने प्राथमिक शिक्षा लिया, उसके बाद लिया इन्होंने माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया,
माध्यमिक शिक्षा के लिए कि हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। माध्यमिक शिक्षा संबंधी ये विचार इस शिक्षा के विस्तार तथा दोषों के निवारण के उपाय के संदर्भ में है। जैसे इन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा के में उत्पन्न दोषों को दूर करने के उपायों के अंतर्गत हंटर आयोग ने हाई स्कूल स्तर की शिक्षा को दो भागों में बांटने पर जोर दिया, जिनमें से हाई स्कूल की ए कोर्स और बी कोर्स। ठीक है, इन्होंने हाई स्कूल की उसको जो है दो कोर्स में डिवाइड किया था। ए कोर्स में उन छात्रों के लिए बनाया जाए जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हो, आगे बढ़ाया जाए जो रुचि वाले छात्र जिनको रुचि है। ठीक है, और बी कोर्स में ऐसे छात्र हों जो माध्यमिक शिक्षा के बाद कोई व्यवसाय सीखने में रुचि रखते हों, ये व्यवसाय सीख लें। ठीक है, इनको क्या है, आगे पढ़ने दिया जाए, उच्च शिक्षा के लिए रुचि हो इनको, और ये कोई व्यवसाय करना चाहे। ठीक है, इनको दो कोर्स में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को बांट दिया था। ये ध्यान रहेगी चीजें कि किसने किया था, ये हंटर कमीशन ने। हंटर ने ये बात बताई थी कि हाई स्कूल की जो शिक्षा है हमारी वो दो कोर्स में विभक्त की जाए, ए और बी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका माध्यमिक शिक्षा हो गया, उसके बाद है शिक्षक प्रशिक्षण। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये याद होना चाहिए कि हंटर कमीशन कब आया था। 1882 में हंटर कमीशन आया था, 3 फरवरी। अगर इसकी डेट याद रख सको तो 3 फरवरी 1882 में हंटर कमीशन आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण पर इन्होंने जोर दिया था। शिक्षक प्रशिक्षण इस आयोग की नियुक्ति में भारत में मात्र 2 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत थे पहले। ठीक है, फिर इनमें से एक लाहौर में था, दूसरा मद्रास में था। हंटर कमीशन ने शिक्षक प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व देते हुए अधिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। पहला कहाँ था शिक्षक प्रशिक्षण, जो है लाहौर में था एक, और दूसरा मद्रास में था। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, लाहौर और मद्रास दो जगह था शिक्षक प्रशिक्षण के। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि और स्थापना होनी चाहिए इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा पर इन्होंने किस तरह से काम किया। उच्च शिक्षा ये कॉलेजों में दी जाने वाली सहायता अनुदान प्रणाली का निर्णय शिक्षकों की संख्या, कॉलेजों की व्यय, कार्य क्षमता, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए। कॉलेजों को विभिन्न भौतिक सुविधाएं तथा पुस्तकालयों के लिए उचित सहायता अनुदान दिया जाए। क्या दिया जाए, पुस्तकालयों आदि के लिए उचित सहायता अनुदान भी दी जाए। उच्च शिक्षा के लिए भी इन्होंने कहा था ये अनुदान आवश्यक है। ठीक है, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं हमारी उच्च संस्थान। कॉलेजों में छात्रों की रुचि के अनुरूप विस्तृत पाठ्यक्रमों के शिक्षण की व्यवस्था की जाए। कॉलेज के छात्रों के नैतिक विकास के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम लागू किया जाए। कॉलेजों में छात्रों के व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य से विभिन्न विषयों व विद्वानों पर व्याख्यान किया जाए। ठीक है, उसके बाद है सहायता अनुदान प्रणाली। जिन्होंने कहा था सहायता अनुदान प्रणाली किस तरह से काम करती है, इसमें हंटर कमीशन ने क्या बताया था, इन्होंने ये भी समझ लीजिए आप कि प्रांत के विद्यालयों की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुरूप सहायता अनुदान प्रणाली
को लागू किया जाए तथा नियमों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं और दुर्बल वित्तीय व्यवस्था वाले विद्यालयों तथा पिछड़े क्षेत्र के विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। आर्थिक सहायता इन्होंने बताई थी कि आर्थिक, जहां जरूरत हो आर्थिक सहायता की जाए। उसके बाद मिशनरी प्रयास, इन्होंने मिशनरियों के लिए भी प्रयास किए थे। मिशनरी के प्रयास, मिशनरी प्रयास क्या किया था मिशनरी के प्रयास में? भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति का मूल कारण मिशनरियों का आंदोलन था। ये लोग हंटर कमीशन से अपने अनुकूल सिफारिशें करने की आशाएं लगाए बैठा था, किंतु कमीशन ने इसके विपरीत कार्य करके उन्हें शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कार्य करने से हतोत्साहित कर दिया। इस कारण प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय व निजी संस्थाओं को सौंप दिया। माध्यमिक शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की तथा उच्च शिक्षा का प्रबंधन भी भारतीयों को सौंपने का प्रयास किया। ठीक है, ये जो है समझ में आई बात। उसके बाद नेक्स्ट है आपका धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में घोर अनियमितताएं विद्यमान थी। हिंदू, मुस्लिम एवं मिशनरी तीनों ही धार्मिक प्रतिद्वंदिताओं के शिकार थे। शिक्षा में अपने अपने धर्म की प्रधानता पर बल दे रहे थे। इस अनियमितता का पटापेक्ष हंटर कमीशन ने दिया था। ठीक है, धार्मिक जो लड़ाइयां चल रही थी उसमें भी इन्होंने धार्मिक के लिए भी काम किया था। उसके बाद मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा के लिए इन्होंने क्या कार्य किए कि इन्होंने स्थानीय निकाय व प्रांतों की मुस्लिम शिक्षा को दोष मुक्त करने की हर संभव प्रयास करने के उपाय किए। प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में गुणात्मक सुधार करने चाहिए तथा शिक्षा का माध्यम हिंदुस्तानी क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया जाना चाहिए, ये इन्होंने बताया था। तो मुस्लिमों की शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने और धार्मिक शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण जो है काम किया। उसके बाद स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने क्या बताया कि स्त्री शिक्षा की स्थिति उस टाइम कैसी थी? शोचनीय स्थिति थी। इसको देखते हुए हंटर कमीशन ने लिखा है कि यह बात स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा अभी तक अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है। स्त्री दशा कैसी थी उस टाइम? जो है पिछड़ी थी। तो इन्होंने कहा भी है कि स्त्री शिक्षा पिछड़ी दशा में है और इनको इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक संभव विधि से इसका पोषण किया जाए। तो स्त्री शिक्षा के लिए पोषण व्यवस्था इन्होंने की थी। ठीक है, पोषण व्यवस्था की थी इन्होंने। उसके बाद किया था हरिजनों, हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा। वह पिछड़े वर्गों की शिक्षा
पर भी इन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा था कि हरिजन एवं पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रांतों के उन समस्त विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए जो स्थानीय निकायों द्वारा संचालित किए जाते हैं। किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? स्थानीय निकायों द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनमें प्रवेश दिया जाए। यदि कहीं इन बालकों को विद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वहां पर इनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाए। इनके लिए क्या किया? विशेष विद्यालय। अगर कहीं प्रतिबंध है तो विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाए। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। उसके बाद आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा के लिए आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा इसमें इन्होंने क्या काम किया था? हंटर आयोग ने शिक्षा सर्वेक्षण से यह पता लगाया कि ये जातियां भी शिक्षा लाभ से वंचित रही हैं। आदिवासी लोग भी और पहाड़ी लोग भी शिक्षा से वंचित हैं। अतः इस आयोग ने जातियों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? कि आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों को उच्च शिक्षा प्रबंध करना सरकारी दायित्व है। इनको किसमें ले लिया इन्होंने? सरकारी दायित्व में। सरकारी दायित्व में ले लिया था इनको। इन जातियों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए तथा छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की जाए। छात्रवृत्ति भी स्कॉलरशिप देने के लिए भी इन्होंने कहा था। आदिवासी जातियों की शिक्षा का स्वरूप सरल, व्यवहारिक, दैनिक प्रयोग से संबंधित तथा शिक्षकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। ये जो है हंटर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है कि 1882 में आया था हंटर कमीशन। इसने प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा सबके लिए, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा।